गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का सक्सेस पॉइंट इंडिया चैनल के जीके क्विज कार्यक्रम में। कैसे हैं आप सभी? एक दो दिन थोड़ा अनुपस्थिति के कारण क्लासें, थोड़ी कक्षाएं सुचारू रूप से संचालित नहीं हो पाई हैं, ठीक है। लेकिन आज से आपको निरंतर तरीके से जीके क्विज की क्लास सायंकाल 8 बजे मिलती रहेगी। प्यारे अभ्यर्थियों, अपने कार्यक्रम अपडेट्स की अगर बात करें तो सुबह 10 बजे या कभी कभार 10:15 या 20 मिनट से प्रसारित की जाती है मैथमेटिक्स की क्लास, और सायं आपको मिलेगी प्यारे अभ्यर्थियों जीके जीएस की ये स्पेशल क्विज सीरीज, जिसमें से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और पिछले एग्जामिनेशंस पे पूछे गए प्रश्नों पर जिसमें प्रश्नोत्तरी को लेकर के आते हैं हम आपके सामने। 8 बजे मुखातिब होते हैं आपसे। चलिए प्रारंभ करते हैं आज की इस क्लास को। और आज की इस क्लास में पहला प्रश्न है कि निम्न में से किसे प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। मतलब जो कोणार्क का जो प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है उसको बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? सम्राट अशोक को, राजा राज चोल को, नरसिंह देव प्रथम को या राजा रघुनाथ सिंह को? प्यारे अभ्यर्थियों, सही आंसर करिएगा आप सभी लोग। और बात करें यहाँ पे जो प्रसिद्ध कोणार्क का सूर्य मंदिर है, इसकी स्थापना का श्रेय प्यारे अभ्यर्थियों दिया जाता है राजा नरसिंह देव प्रथम को। राजा नरसिंह देव प्रथम को इसका श्रेय दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? तो देखिए, हमेशा याद रखिएगा कि प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर की स्थापना का श्रेय राजा नरसिंह देव प्रथम को दिया जाता है, जो कि पूर्वी गंग वंश से संबंधित थे। अन्य बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं हम इस कोणार्क के सूर्य मंदिर को। प्यारे अभ्यर्थियों, बात करें तो इसका निर्माण 13वीं शताब्दी में किया गया। ओडिशा के महानदी के तट पर स्थित है आपका ये प्रसिद्ध कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसे 1984 में विश्व विरासत स्थलों में यूनेस्को में शामिल किया गया। यूनेस्को के जो विश्व विरासत स्थल हैं उनमें शामिल किया गया प्यारे अभ्यर्थियों 1984 में। क्लियर हो गया? अगले प्रश्न पर आ जाए। अगला प्रश्न है कि भारत गणराज्य में वित्तीय आपात स्थिति किसके द्वारा घोषित की जा सकती है? राष्ट्रपति के द्वारा, वित्त मंत्री के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा या फिर आरबीआई के गवर्नर के द्वारा? यानी कि देश में अगर वित्तीय आपात स्थिति घोषित करना है तो कौन कर सकता है? एक तो होगा जो करता है, और कौन कर सकता है? तो सही उत्तर की बात करें तो देखिए, सही उत्तर है आपका राष्ट्रपति। राष्ट्रपति मतलब ए ऑप्शन आपका सही है, यानी भारत गणराज्य में वित्तीय आपात स्थिति को राष्ट्रपति क्या कर सकता है? राष्ट्रपति घोषित कर सकता है। अब बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो देखिए, अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात स्थिति की जो घोषणा है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और ये राष्ट्रपति द्वारा घोषणा तब की जाती है जब राष्ट्रपति को पूर्ण रूप से विश्वास हो जाए कि देश में आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 का प्रयोग करेगा और देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर देगा। प्यारे अभ्यर्थियों, बात करें तो इस आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के अधिकारों को सस्पेंड कर दिया जाता है कुछ समय तक के लिए। केवल 20 एवं 21 जो है तो ये अस्तित्व में बने रहते हैं। प्यारे अभ्यर्थियों, आप लोगों ने पढ़ा होगा मूल अधिकार में से जब बात आती है तो 20 और 21 हमेशा के लिए अस्तित्व में है। इन्हें कोई सस्पेंड नहीं कर सकता, कोई हटा नहीं सकता। वहीं लेकिन बात अनुच्छेद 19 की करें तो इनको समय समय पर आपातकाल जैसी स्थितियों में क्या कर दिया जाता है? कुछ समय के लिए इन्हें होल्ड डाउन कर दिया जाता है, ठीक है। बाद में इनको रिले ऑन किया जाता है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। और अगला प्रश्न है कि वह पठार कौन सा है जिसमें पश्चिम और पूर्व दोनों ओर बहने वाली जल निकास प्रणाली है? मालवा, छोटा नागपुर, रांची या फिर हजारीबाग? कौन सा पठार है जिसमें पश्चिम और पूर्व दोनों ओर बहने वाली जल निकास प्रणाली है? और यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें कौन से सही उत्तर है तो यहाँ पे बात करें तो ए ऑप्शन यहाँ पर भी आपका सही होगा, यानी कि मालवा पठार है जिसके पश्चिम और पूर्व में दोनों ओर जल निकास प्रणाली है। बात करेंगे तो देखिए, नर्मदा, ताप्ती एवं माही, नर्मदा, तापी एवं माही जो नदियां हैं इस पठार के जल को पश्चिम की ओर, ठीक है, पश्चिम की ओर अरब सागर में गिराती हैं। जबकि चंबल है, सिंध है, केन है, ये अपना जल कहाँ गिराती हैं? यमुना में गिराती हैं। और यमुना अपने जल को गंगा में गिरा करके पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी में पहुंचा देती है, ठीक है। यानी कि जो यमुना है वो अपने जल को कहाँ गिराएगी? गंगा नदी में, और इसके बाद गंगा में गिरा करके क्या होगा? गंगा पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी में पहुँचाती है। क्लियर हो गया? तो ये मालवा का पठार है जिसमें दोनों ओर क्या है कि जल निकास प्रणाली संभव है। क्लियर हो गया? अगले प्रश्न पर आ जाइएगा। और अगला प्रश्न है आपके सामने, ध्यान से पढ़िएगा अगले प्रश्न को कि भीम यूपीआई में
भीम यूपीआई में आई शब्द का अर्थ क्या है? इंश्योरेंस, आइडेंटिटी, इंटरफियर या फिर इंटरफेस। भीम यूपीआई आप सभी ने नाम सुना होगा प्यारे अभ्यर्थियों। और सही उत्तर की बात करें तो भीम यूपीआई जो है, तो इस भीम में जो आपका आई शब्द है, जो आपका आई शब्द है, इसका सीधा सा अर्थ होता है प्यारे अभ्यर्थियों, डी ऑप्शन आपका सही है, यानी कि इंटरफेस इज द करेक्ट आंसर। बात करें यहाँ पे तो देखिए 2016 में लॉन्च किया गया भीम को। बात करें भीम की तो इसका फुल फॉर्म होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। भारत इंटरफेस फॉर मनी, ये मतलब कि आई का सीधा सा शाब्दिक अर्थ यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा यहाँ पे आपका इंटरफेस। क्लियर हो गया। अब भीम जो है, भीम यूपीआई जो है, भीम जो यूपीआई, अब यूपीआई की बात करें तो यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो भीम जो यूपीआई के माध्यम से पैसों के लेन देन को आसान और सुविधाजनक बनाता है प्यारे अभ्यर्थियों। बात करें तो इसे 2016 में इस ऐप को लॉन्च किया गया था। यह एक एंड्रॉयड आधारित ऐप है जिसके द्वारा क्यूआर को स्कैन करके अपने पेमेंट को हम क्या कर सकते हैं? पेमेंट का लेन देन किया जा सकता है। क्लियर हो गया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। स्टीएफएन एंजाइम जो वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल को स्टीएफएन एंजाइम जो वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है, वो किस चीज से स्रावित होता है? छोटी आंत, बड़ी आंत, अग्न्याशय या फिर आमाशय से? ठीक है, तो देखो प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि स्टीएफएन एंजाइम है वसा को वसा अम्ल में और ग्लिसरॉल में बदल देता है, ये किससे स्रावित होता है? तो प्यारे अभ्यर्थियों सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा, यानी अग्न्याशय से स्रावित होता है। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है। ठीक है, बात करें तो स्टीएफएन एंजाइम जो वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है, ये आपका अग्न्याशय से स्रावित होता है। जबकि जो छोटी आंत है प्यारे अभ्यर्थियों, ये भोजन के पाचन करने का काम करती है, पोषक तत्वों को अवशोषित करने का काम करती है। क्लियर हो गया। अग्न्याशय क्या करता है? वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है। बड़ी आंत का काम क्या है? तो जल एवं लवणों का क्या करती है? अवशोषण करती है, जिसकी लंबाई की अगर बात करें तो इसकी लंबाई लगभग 1.5 मीटर होती है। आमाशय की अगर देखिए बात करेंगे तो आमाशय जो है तो आपका भोजन के पाचन में सहायक होता है। साथ ही साथ क्या करता है? भोजन के साथ आए हुए जो अवांछित जो जीवाणु होते हैं, इन जीवाणुओं को क्या करता है? नष्ट कर डालता है। ये आपके आमाशय का काम है। क्लियर हो गया। ठीक है, अगले प्रश्न पर आ जाइएगा। और अगला प्रश्न है आपके सामने कि गणगौर एक भारतीय त्योहार जो प्रमुख रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? हरियाणा, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। और इसमें जो ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, यानी कि राजस्थान आपका सही उत्तर यहाँ पे होगा। हमेशा याद रखिएगा, गणगौर मनाया तो बहुत सारे राज्यों में जाता है, लेकिन प्रमुख रूप से वो प्रसिद्ध है केवल राजस्थान का। इनकी बात करें तो देखिए इसमें जो चैत्र जो माह होता है, प्रसिद्ध हिंदुओं का जो पहला मतलब कि हिंदू महीना है ये। ठीक है, हिंदू पंचांग का पहला महीना चैत्र होता है। तो चैत्र कृष्ण की प्रतिपदा से लेकर के चैत्र शुक्ल के तृतीया तक चलने वाला ये गणगौर पर्व भगवान शिव एवं पार्वती को समर्पित है। यह एक प्रेम का प्रतीक माना गया प्यारे अभ्यर्थियों इस पर्व को, जिसमें कि भारतीय जो स्त्रियां हैं वो अपने पति की दीर्घायु के लिए एवं कुछ मतलब कि बालिकाएं भी हैं जो अपने अच्छे वर की कामना के लिए, अपने अच्छे पति की कामना के लिए इस व्रत एवं पर्वों को क्या करती हैं? क्लियर हो गया। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाइए। और अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है? पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में कौन सा मतलब कि वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। मानव वन्यजीव अभयारण्य, बोरी वन्यजीव अभयारण्य, मानव नहीं मानस है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और इंद्रावती टाइगर रिजर्व। और यहाँ पे बात करें तो मध्य प्रदेश में है आपका बोरी वन्यजीव अभयारण्य। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे देखिए बिल्कुल सही होगा। बोरी वन्यजीव अभयारण्य आपका बिल्कुल सही होगा, जो कि मध्य प्रदेश के प्यारे अभ्यर्थियों होशंगाबाद नामक जिले में स्थित है। यह लगभग 58 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला सबसे पुराना और आरक्षित वनों में से एक मिलेगा आपको ये। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? बोरी वन्यजीव अभयारण्य के नाम से जानते हैं। यहाँ पे बात करें तो प्यारे अभ्यर्थियों मुख्य रूप से यहाँ पे शेर है, तेंदुआ है, चीतल है, इन सभी जानवरों को प्रमुख रूप से यहाँ पे संरक्षित किया गया है, चूंकि पुराने वनों पर आधारित है। ठीक है, तो बोरी वन्यजीव अभयारण्य आपका कहां पर स्थित है प्यारे अभ्यर्थियों? ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। क्लियर हो गया। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाइए। केंद्र राज्य के बीच शक्तियों के वितरण का प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? केंद्र राज्य के बीच शक्तियों के वितरण का प्रावधान भारतीय संविधान की
कहिए 7वीं अनुसूची में कहा गया है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, 7वीं अनुसूची में कहा गया है। बात करें तो देखिए जो 7वीं अनुसूची में कि जो 7वीं अनुसूची है भारतीय संविधान की, इस 7वीं अनुसूची में भी 3 सूचियां और अलग से जुड़ी हैं। इसी में 3 सूचियों को का समावेशन किया गया है, जिसमें आपका संघ सूची है, राज्य सूची है और आपकी समवर्ती सूची है। बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो संघ सूची में वर्तमान में लगभग 100 विषय मिलेंगे, तो वहीं राज्य सूची में वर्तमान में लगभग आपके 61 विषय मिलेंगे। और साथ ही साथ बात करें जो आपकी समवर्ती सूची है, इसमें वर्तमान में लगभग 52 विषय आपको देखने को मिलेंगे। तो 7वीं अनुसूची है भारतीय संविधान में, और इस 7वीं अनुसूची के साथ 3 सूचियां और जुड़ी हैं, केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची। ठीक है, और इन तीनों सूचियों के काम कैसे हैं वो आप सभी जानते होंगे। ठीक है, चलिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवाओं को उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी प्यारे अभ्यर्थियों? उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई? 1972, 1974, 1989 या फिर 2001? और यहाँ पे सही उत्तर होगा प्यारे अभ्यर्थियों आपका 1974। 1974 की बात करेंगे तो देखिए पर्यटन के विकास से संबंधित योजनाओं के निर्धारण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 1972 में उत्तर प्रदेश पर्यटन निदेशालय की क्या की स्थापना की, इसका गठन किया। उत्तर प्रदेश पर्यटन निदेशालय का गठन किया गया 1972 में प्यारे अभ्यर्थियों उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। बाद में एक सही कुशल संचालन करने के लिए और एक सही कार्यान्वयन करने के लिए 1974 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ही इस उत्तर प्रदेश पर्यटन निदेशालय को समाप्त करके उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना की गई। यहां तक क्लियर हुआ? अगले प्रश्न पर आइए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवाओं को नौकरी प्रशिक्षण और छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए लड़का भाऊ नामक योजना प्रारंभ की है? ठीक है, केरल है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, कर्नाटक है, यानी किस राज्य सरकार ने युवाओं को नौकरी प्रशिक्षण और छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए लड़का भाऊ नामक योजना प्रारंभ की है? और यहाँ पे बात करें तो महाराष्ट्र सरकार ने लड़का भाऊ नामक एक योजना शुरू की है प्यारे अभ्यर्थियों। बात करेंगे तो देखिए महाराष्ट्र सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे ने 17 जुलाई 2024 को महाराष्ट्र के पंढरपुर में इस योजना की घोषणा की है। बात करें तो यह योजना युवाओं को नौकरी प्रशिक्षण एवं विशेष प्रकार का वजीफा यानी कि छात्रवृत्ति प्रदान करने का मतलब इसमें एक घोषणा की गई है इस लड़का भाऊ योजना के अंतर्गत, जिसमें जो 12वीं पास जो छात्र हैं तो 12वीं पास छात्र को 6,000 रुपये, ठीक है, 6,000 रुपये मिलेंगे प्रशिक्षण के नाम पर। जो आपके डिप्लोमा जो धारक होंगे, ठीक है, 12वीं पास है तो 6,000 मिलेगा, डिप्लोमा धारक है तो उनको 8,000 मिलेगा, और जिन्होंने स्नातक कर रखा है उन्हें 10,000 रुपये मिलेगा इस प्रशिक्षण को करने के लिए। साथ ही साथ इन सभी युवाओं को क्या किया जाएगा, नौकरी का प्रशिक्षण दिलवाया जाएगा। क्लियर है? अगले प्रश्न पर आएंगे। अगला और अंतिम प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते किस संगठन से संबंधित है? प्यारे अभ्यर्थियों, हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते किस संगठन से संबंधित हैं? डीआरडीओ से, आरपीएफ से, इसरो से या महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से? और यहाँ पे बात करेंगे प्यारे अभ्यर्थियों तो सही उत्तर होगा आपका आरपीएफ। आरपीएफ की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो आरपीएफ का फुल फॉर्म होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। ठीक है, रेलवे सुरक्षा बल के नाम से जानते हैं इसे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। और यहाँ पे देखिए अब बात करते हैं कि हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते किस संगठन से संबंधित है? तो प्यारे अभ्यर्थियों ये संबंधित है आपके आरपीएफ से। आरपीएफ की बात करें अगर यहाँ पे तो जो आरपीएफ है तो आरपीएफ ने 2018 में शुरू किए इस ऑपरेशन के तहत पिछले 7 वर्षों में भारतीय रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में खतरों में पड़े लगभग 84,119 बच्चों को बचाया है। बचाए गए बच्चों को जिला बाल कल्याण समिति को सौंप दिया गया। प्यारे अभ्यर्थियों बात करें तो 2022 में आरपीएफ ने सबसे ज़्यादा यानी कि 17,756 बच्चों को बचाया था प्यारे अभ्यर्थियों 2022 की रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, तो जो आपका ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते है ये आपके आरपीएफ से संबंधित है। क्लियर हो गया प्यारे अभ्यर्थियों? चलिए तो प्यारे अभ्यर्थियों ये था हमारा आज का क्विज कार्यक्रम। कैसा लगा? मिलते हैं आपसे कल बिल्कुल इसी क्लास में इसी समय पे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सक्सेस पॉइंट इंडिया। सुबह प्रातः 10 बजे मिलेगी आपको मैथमेटिक्स, तो शाम 8 बजे आपको मिलेगी जीके क्विज। क्लियर है? तो फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, शुभ रात्रि।